नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश शर्मा अनिल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेल के बारे में स्टडी करेंगे। जो सेल है जीवन की जो आधारभूत इकाई है, और बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी का जो सिलेबस है उसका जो सेकंड पेपर है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं बेसिकली जो सेल का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और इसके अंदर सेल थ्योरी है, इसके अलावा जो सेल के टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इस चैनल पे जो अन्य टॉपिक्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ साथ 11th-12th के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं, उनके बारे में भी आगे जो वीडियो हैं उसमें मैं डालूँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। लेट्स। नमस्कार। आज हम बात करते हैं सेल कोशिका के बारे में। सेल जो कि जीवन की एक आधारभूत इकाई है, बेसिकली जो सभी सजीवों का एक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका किसने उसकी स्टडी किया, उसके क्या कंपार्टमेंट हैं, कितने उसमें उसके भाग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अलावा सेल के टाइप्स क्या हैं, सेल थ्योरी क्या है, ये आज हम स्टडी करते हैं। चूँकि सेल वाला जो चैप्टर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी सेकंड पेपर में इसका पहली यूनिट है, सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल के नाम से, जिसमें सेल्स इंट्रोडक्शन और उसके बाद में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी डिटेल स्टडी है। तो आज मैं पहला चैप्टर सेल्स ओवरव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो प्लांट की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसका जो कॉर्क होता है, उस कॉर्क के स्लाइस को अपने द्वारा निर्मित जो माइक्रोस्कोप है उस माइक्रोस्कोप में स्टडी किया और उन्हें खाली छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए जिनको उन्होंने सेलुला नाम दिया। सेलुला लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्स, यानी स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे खाली। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप द्वारा किसी जीवित सेल्स को नहीं देखा था, या यूं कहें सेल की बजाय उन्होंने केवल डेड सेल्स थी जिनकी सेल वॉल है वो ही दिखाई दी थी, और उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे उनको। ये जो खोज है उन्होंने अपनी बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें पब्लिश करवाई थी। इसलिए जो सेल बायोलॉजी के जो फादर हैं, जिनको हम कह सकते हैं बेसिकली, वो रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने सेल की स्टडी की शुरुआत की साइंटिफिक तरीके से। इसके बाद में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक एक और अन्य साइंटिस्ट थे जो उन्होंने अपना खुद का पहला एक सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप जनरेट किया था, बनाया था। इन्होंने कुछ जो प्रोटोजोअन्स हैं, कुछ वाटर के माइक्रोब्स हैं, पानी के ब्लड सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा और उन्होंने इनको नाम दिया एनिमलक्यूल्स। रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। न्यूक्लियस जो कि कैरियन कहलाता है बेसिकली, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। साइटोप्लाज्म जो होता है वो पुरकिंजे और वॉन मोल, उन्होंने जो कोशिका के मध्य में जो द्रव होता है उसको प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। इससे पहले फेलिक्स डुजार्डी ने इस साइटोप्लाज्म को सार्कोड नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये बात कही 1892 में हक्सले ने कहा कि जो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। वहीं से शुरुआत होती है क्योंकि उसमें जीवन के जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और न्यूक्लियोटाइड, वो एक कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं।
यहाँ मैं बात करना चाहूँगा सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी जो कि एक प्रकार का सेल डॉक्ट्राइन है, वो 1839 में दो वैज्ञानिक थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन वनस्पति विज्ञ मिथियास जेकब्स लाइडेन, और एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे थियोडोर स्वान। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ वैज्ञानिक तथ्य इकट्ठे किए और उन तथ्यों को सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन के नाम से प्रस्तुत किया। क्या है वो हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जीवन की। सभी जीव हैं वो एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेल्स हैं यानी कोशिका जो है वो जीवन की आनुवंशिक इकाई होती है, हेरिडिटरी यूनिट होती है, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती है। इसके अलावा सेल्स में एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा का चक्र है वो चलता रहता है। यह एक खुला तंत्र होता है जिसके द्वारा कोशिकाएं, जैसे प्लांट सेल्स हैं बेसिकली, वो सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करती हैं और वो एनर्जी बाद में किसी अन्य रासायनिक एनर्जी में ट्रैप हो जाती है सेल्स के अंदर। ऑल सेल्स हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट बात बताई उन्होंने कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उन सभी में जो रासायनिक संगठन है उनका जो मूलभूत केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसा होता है। जैसा कि उनमें चाहे उनकी सेल वॉल की बात हो, सेल मेम्ब्रेन की बात हो, लगभग सभी जीवों का रासायनिक संगठन एक होता है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो सेल थ्योरी दी, उसके बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने भी एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अर्थात जितनी भी नई सेल्स डेवलप होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती हैं, डेवलप होती हैं। ये रुडोल्फ विर्चो ने है। इस थ्योरी को भी सेल डॉक्ट्रिन का हिस्सा माना गया। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स हैं वो जीवन की आधारभूत इकाई हैं। किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम यूनिट जो है वो सेल्स है। वो इंडिपेंडेंटली उसके अंदर जो है एनर्जी का फ्लो होता है और वो इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से एक सेल्स है वो जीवित रह सकती है। उसमें विभाजन हो सकता है, उसमें बेसिकली रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। तो ये एक बेसिकली सेल थ्योरी में कहा गया कि सेल जो है एक आधारभूत जीवों का जो है सूक्ष्म इकाई है, आधारभूत इकाई है। इसके कुछ अपवाद भी दिए गए, जैसे कि वायरस हैं, सूक्ष्म जो जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, वीरियोन्स हैं, वायरोन्स जो हैं, प्रियोन्स हैं। ये बेसिकली जो इनको हम कह सकते हैं कि ये इन्फेक्टिव एजेंट हैं, ये केमिकल कंपोनेंट्स हैं, रासायनिक रूप से केमिकली दे आर वेरी पैथोजेंस, बहुत ही हानिकारक, रोगकारक हैं, लेकिन ये इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से अपने आप को विभाजित नहीं कर सकते। इनमें किसी प्रकार का कोई जीवित जीवद्रव्य नहीं होता, इनमें किसी प्रकार का एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, यानी ये कहीं ना कहीं किसी जीवित कोशिका या किसी जीव के ऊपर पोषक के रूप में, होस्ट पे परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए ये सेल थ्योरी के अपवाद हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे ए सेलुलर या हम जिनको कहते हैं यूनिसेलुलर जो जीव हैं जो कि प्रोटोजोअन्स में पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम की बात करें, फंजाई में जैसे राइजोपस की बात करें, एल्गी के अंदर जैसे वाउचेरिया की बात करें, ये ऐसे यूनिसेलुलर जीव हैं, कोशिकाएं हैं जो कि सेल थ्योरी की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि या तो इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते या एक से अधिक होते हैं। इनके अंदर जो डिवीज़न है वो भी सेल थ्योरी के अनुसार नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन सेल थ्योरी के दिए गए हैं। ये हम देख रहे हैं डायग्राम में प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल्स है। जो राइट साइड में है वो बैक्टीरियल सेल्स है रेड कलर की, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और दूसरी जो है एक टिपिकल एनिमल सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ये भी बेसिकली
न्यूक्लियस से रिलेटेड है। वे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रिमिटिव प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। प्रो यानी पूर्व, कैरियोटिक यानी कैरियोन। न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव प्रकार का, जिसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। यानी एक जो सेल्स हैं वो सेल्स में केवल सेल एनवलप है, अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस वेल डेवलप न होकर के केवल उसमें न्यूक्लियोइड यानी जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है। वो सर्कुलर या लीनियर फॉर्म में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो बैक्टीरियल सेल में हम ये देखते हैं कि बाहर की तरफ जो है कैप्सूल होता है, फिर सेल वाल होती है, सेल वाल जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसके अलावा उसमें अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा जो राइबोसोम पाए जाते हैं और अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियोइड है, वो सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और जो कि लीनियर फॉर्म में होता है वो न्यूक्लियस के रूप में पाया जाता है, कोई क्रोमोसोम नहीं होता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि एनिमल सेल में हम देखते हैं कि वो एक वेल डेवलप्ड टिपिकल सेल होती है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। वो हम आगे स्टडी करते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर ये 3 पार्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को हम 2 भागों में बांटते हैं, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट पास वाला हिस्सा होता है उसे हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं, और ट्रोफोप्लाज्म जो अंदर की ओर होता है जिसमें अन्य सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो ट्रोफोप्लाज्म होता है। इसके फिर हम 2 भाग देखते हैं जिसमें विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स हैं और मेटाप्लास्ट जो यानी विभिन्न वैक्यूल्स वगैरह और जो पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मोइटीज वगैरह इसके अंदर पाई जाती हैं, जिसके अंदर वैक्यूल्स हैं, क्रिस्टल हैं, ऑयल ड्रॉपलेट हैं और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। सेल ऑर्गेनल्स के रूप में एक जो टिपिकल सेल है यूकेरियोटिक सेल्स, उसमें गोल्जी बॉडी पाया जाता है, उसमें अंतःप्रदेवी जाली का पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें लाइसोसोम्स होते हैं जो कि एक तरह से डाइजेस्टिव वैक्यूल होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस जो यूनिट होती है जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं उसके रूप में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सेल डिवीज़न के दौरान जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं उसमें सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रियोल होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सेल ऑर्गेनल्स का हिस्सा है। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल्स का हिस्सा है, चूँकि ये एक बड़ी संरचना होती है। ये इसकी हेरिडिटरी यूनिट का पार्ट होता है जिसके अंदर डीएनए यानी क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और पोर युक्त डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये हम कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं, बाहरी एनवलप यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन है, अंदर पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म और सबसे बीच में पाए जाने वाला न्यूक्लियस। ये एक सेल के मुख्य पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोट्स की जहाँ मैं बात करता हूँ उसका मतलब है बैक्टीरियल सेल्स, और यूकैरियोट्स का मतलब है कि ट्रू जो एनिमल सेल्स है वो प्रोटोजोआ से लेकर के जो मेमेलिया तक किंगडम है जिसमें प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई है और एनिमेलिया है, इन सभी जीवों में पाई जाने वाली सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और जो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये जो जीव हैं ये प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। इनमें जो सेल होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। चूँकि ये माइक्रोब्स हैं तो इनकी साइज़ की बात करें तो साइज़ ऑफ सेल है वो 0.20 से 2 माइक्रोमीटर तक होती है बैक्टीरियल सेल्स की। यूकैरियोट्स में लगभग 5-10 माइक्रोमीटर से काफ़ी बड़ी मात्रा में 100 माइक्रोमीटर तक होती है। या मैं यूँ कहूँ कि यदि सबसे बड़ी सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर लंबी सेल्स है वो हम न्यूरॉन्स के रूप में जानते हैं जो 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है।
और यदि साइज़ की बात करें तो जो अंडा होता है ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का जो एग है, उसकी जो लंबाई है, उसका जो डायमीटर है वो काफ़ी बड़ा होता है। वो सबसे बड़ी यूकेरियोटिक सेल्स होती है। और सबसे छोटी सेल की बात करें तो वो होता है माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी स्ट्रक्चर 0.1 माइक्रोन तक होती है, जिसका जो डायमीटर है 0.1 माइक्रोन। सेकंड है सेल वॉल की बात करें। बैक्टीरियल सेल्स में सेल वॉल जो होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है, जो कि एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड का बना होता है, कुछ में टिकोइक एसिड होता है। जबकि सेल वॉल यूकेरियोटिक सेल्स में केवल प्लांट में पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, जैसा कि हमें पता है। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन जिसको हम सामान्य भाषा में बात करते हैं, वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है यूकेरियोट्स में, और उसमें कार्बोहाइड्रेट और मोइटीज पाई जाती हैं बाहर की ओर, जो ग्लाइकोकैलिक्स बनाती हैं, और स्टीरोल के रूप में कोलेस्ट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स के रूप में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जबकि बैक्टीरियल सेल्स में बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं और कोलेस्ट्रोल भी अनुपस्थित होता है। बैक्टीरियल सेल्स में कैप्सूल पाया जाता है, यूकेरियोटिक्स में अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस है, जैसा कि बताया गया है। बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, केवल न्यूक्लियोइड पाया जाता है। केंद्रीय भाग में जो DNA होता है, वहाँ यूकेरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और DNA पाया जाता है। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स है कि जो सिंपली DNA जो होता है वो क्रोमोसोम के रूप में प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, वो सर्कुलर या लीनियर DNA के रूप में पाया जाता है। जबकि यूकेरियोट्स में जो DNA है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल करके और क्रोमोसोम बनाता है, गुणसूत्र बनाता है, जो कि संख्या में एक से अधिक होते हैं जनरली। तो हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम, ये दोनों यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं। जीन लेवल पे अपन बात करें तो जो इंट्रोन्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि जो DNA है, जिस DNA के अंदर दो प्रकार के जीन होते हैं, एक कोडिंग सीक्वेंस, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो कोडिंग सीक्वेंस को हम एक्सोन कहते हैं और नॉन कोडिंग को इंट्रोन कहते हैं। यूकेरियोट्स में चूँकि जो जीनोम होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, उसमें दोनों इंट्रोन और एक्सोन्स दोनों होते हैं। जबकि बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं उनमें केवल एक्सोन होता है, इंट्रोन नहीं होता है। तो जीन्स में इंट्रोन जो है वो प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। माइटोसिस और मियोसिस जैसी जो क्रिया हैं वो नहीं होती हैं बैक्टीरियल सेल्स में। RNA की जो प्रोसेसिंग होती है, जिसके अंदर बेसिकली 5 प्राइम मेथाइलेशन है, कैपिंग जिसको कहते हैं, या 3 प्राइम जो पॉलीएडिनाइलेशन की जो क्रिया होती है वो RNA प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, यूकेरियोट्स में पाई जाती है। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, ये जनरली बैक्टीरिया में अब्सेंट होती हैं और यूकेरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें पाई जाती हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर तो नहीं होती, लेकिन उसकी जगह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो एनर्जी फॉर्मेशन के दौरान ATP फॉर्मेशन जहाँ होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, वो मेम्ब्रेन मीजोसोम कहलाती है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस एपरेटस यदि प्लांट सेल्स में हरित लवक पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, A और B ग्रेना भाग में होता है उसके। बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरियल क्लोरोफिल होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन पाया जाता है। फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला काफ़ी जो मेम्ब्रेन, फ्लैजेला और सीलिया जैसे स्ट्रक्चर वो बैक्टीरियल और
जो यूकेरियोटिक सेल्स दोनों में होते हैं, लेकिन जो संरचनात्मक रूप से वो दोनों से भिन्न होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें फ्लैजेला जटिल की माइक्रो जो ट्यूबुल हैं उनसे बने हुए होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल 2 ही जो है माइक्रो ट्यूबुल्स होती हैं, 2 से मिलकर के ही फ्लैजेला बनाता है। ग्लाइकोकैलिक्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली जो संरचना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मोइटीज होते हैं, वो ग्लाइकोकैलिक्स प्लांट सेल में नहीं होता, लेकिन जो एनिमल सेल होती हैं जिनमें सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल में भी ग्लाइकोकैलिक्स जैसे स्ट्रक्चर न होकर के सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर, जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं, जिसमें कुछ चिपचिपे पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट मोइटीज पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म में जो साइटोस्केलेटन होता है वो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, जिसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह होती हैं, एक्टिन फाइबर होते हैं, ये जो एंक्रीन प्रोटीन होती हैं, ये सब एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में ये जो साइटोस्केलेटन के रूप में जो माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं ये सारी प्रेजेंट होती हैं। इसके कारण से जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल्स में अनुपस्थित होता है। सेल डिवीज़न की बात करें तो सेल डिवीज़न जैसा कि मैंने बताया माइटोसिस होता है यूकेरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में यूकेरियोटिक सेल्स न होकर बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विविखंडन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूकेरियोटिक में मियोसिस द्वारा होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में उनका संलयन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं, जबकि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनमें मियोसिस न होकर के जो बेसिकली डीएनए है उसके कुछ फ्रेगमेंट एक दूसरी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, उसे कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए है उसका एक्सचेंज हो जाता है और सेल है वो बाइनरी फिशन द्वारा अलग अलग हो जाती है, लेकिन जैसी मियोसिस जैसे जो प्रक्रिया है अर्धसूत्री विभाजन जैसी प्रक्रिया वो नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो काफ़ी रूडिमेंट्री होती हैं, वो आपस में मिलकर के कोई टिश्यू और ऑर्गन्स का निर्माण नहीं कर सकते, वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं या ग्रुप के रूप में रहते हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करती हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स आपस में मिलकर के उनमें कम्युनिकेशन होता है, उनमें आपस में इंट्रैक्शन होता है, तो वो सेम टाइप की सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, जो कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनका बेसिकली आधार है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स से ही जो हायर एनिमल की यूकेरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ है, क्योंकि जब पृथ्वी पे 3 बिलियन ईयर्स एगो यानी 300 जो है करोड़ वर्ष पहले की हम अपन बात करें कि बैक्टीरियल सेल्स थी उस वक्त, तो उस बैक्टीरियल सेल्स का निर्माण भी हम जानते हैं कि जो कोएसर्वेट हम मॉडल पढ़ते हैं इवोल्यूशन में कि समुद्रों के अंदर जो एक जीवित कोशिका जैसी स्ट्रक्चर थी जिसके कोएसर्वेट का, उससे बैक्टीरियल सेल का निर्माण हुआ और कालांतर में इन्हीं बैक्टीरियल सेल्स में धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होने से विभिन्न कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते गए। अन्य प्रकार के जो ऑटो सिम्बायोटिक जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्योंकि उसमें खुद का डीएनए होता है, भी सेल का हिस्सा बन गई, जो कि पहले स्वतंत्र रूप से बाहर एनवायरनमेंट में उपस्थित थे, समुद्र में पाए जाते थे। तो यूकेरियोटिक सेल का जो उद्भव है वो भी बैक्टीरियल सेल से ही हुआ है। तो आज बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे बेसिकली जो आगे नेक्स्ट चैप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिफरेंट थ्योरी हैं। थैंक यू वेरी मच।